हेलो एवरीवन, मैं वरुण जोशी आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में। तो बहुत लंबे समय के गैप होने के बाद फाइनली आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपनी वापसी कर रहा हूं। ठीक है, जो कि टॉपिक आप देख पा रहे होंगे क्या है, नाउन्स। ठीक है, अभी बीच में थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गए थे मेरे को जब हम लेक्चर कंडक्ट कर रहा था, फिर एक डिपार्टमेंटल एग्जाम भी था मेरा बीच में। ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट रीजन और था जो इस ब्रेक का, वो ये था कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर और इंटर कॉलेज लेक्चरर का अभी मतलब क्या अनसर्टेन है हिसाब किताब कि वो एग्जाम कब होने वाले हैं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, होपफुली जो आपका इंटर कॉलेज लेक्चरर है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है, आई होप कि उसका एग्जाम की जो डेट का वो नोटिफिकेशन है इज गोइंग टू बी रिलीज्ड वेरी सून। और सुनने में ये भी आ रहा है कि एई का भी नोटिफिकेशन है ना, असिस्टेंट इंजीनियर जो स्टेट का है उसके लिए भी, जिसमें 100 नंबर की इंग्लिश आती है, उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी ही रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक आज का हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, नाउन्स। ठीक है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बिल्कुल एकदम आप लोगों ने स्कूल टाइम से इसको अच्छे से पढ़ा होगा बिल्कुल। ठीक है, तो हम क्या है कि नाउन से जुड़े हुए सिग्निफिकेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस सेशन। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं। देखो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, स्कूल टाइम से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउन का थोड़ा सा एक अगर मॉडिफाइड अगर मैं बोलूं डेफिनेशन है, दैट इज नाउन बेसिकली मीन्स नेम, है ना। किसी को भी अगर हम नाम से संबोधित करके बुला रहे हैं तो वो क्या होगा, नाउन होगा। और डिफरेंट कैटेगरीज होती है नाउन की, है ना। ठीक है ना, वो उसी कैटेगरी को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, जैसे किसी जगह का नाम हो, पर्सन हो, उसका नाम हो, एनिमल का नाम हो, थिंग का नाम हो, तो ये सब क्या होगा, वो नाम जो होगा दैट इज गोइंग टू बी नाउन। क्लियर है। एक और एडवांस वर्जन बोल लो, इसकी एडवांस डेफिनेशन बोल लो, वो ये हो सकती है नाउन की, वो क्या कि हम क्या किस तरीके से बोल सकते हैं कि बेसिकली एवरीथिंग इज नाउन। अब आप लोग बोलेंगे कि ये इस तरीके किस तरीके का कंक्लूजन है, ये इसको हम ऐसे इस कंक्लूजन पे हम इस तरीके से आ सकते हैं। देखो, लो एवरीथिंग इज नाउन। चलो हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, ठीक है ना। देखो तो ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छी है, बट ठीक है, पढ़ी जा रही है ना, लेजिबल है। देखो अगर हम बात करें तो थिंग्स हैव बीन क्लासिफाइड, अगर हम यूनिवर्स में बात करें, यूनिवर्स की बात करें या, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो थिंग्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस, है ना। दो आधार पे चीजों को क्या है, वर्गीकरण किया गया है। आइदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, है ना। या तो लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी। अब लिविंग और नॉन लिविंग अगर मैं बोलूँ तो चीजें दो ही प्रकार के, या तो वो निर्जीव है या वो सजीव है। ठीक है, तो अगर मैं लिविंग प्लस नॉन लिविंग बोल दूं जो कि नाउन को कैटेगराइज कर रहा है, तो मैं लिविंग और नॉन लिविंग बोल दूं अगर मैं, तो वो क्या हो जाएगा, एवरीथिंग ही हो गया। तो उसमें तो जब सब सब चीजें आ गई ना, फिर अगर मैंने लिविंग और नॉन लिविंग को एक साथ ऐड कर लिया या एक साथ ले लिया या ग्रुपिंग कर ली एक साथ उनकी, तो वो क्या हो गया, हर एक चीज उसमें इंक्लूड हो गई। तो इस डेफिनेशन को भी कंसिडर किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, क्या है टाइप्स ऑफ नाउन। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का जैसे प्रॉपर में बोलूं, प्रॉपर कोई चीज जो है डेफिनेट है, एब्सोल्यूट है, निश्चित है। प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया जैसे राम श्याम, नाम है जैसे, है ना। क्लियर है। जैसे कोई मॉन्यूमेंट का नाम ले लो आप, जैसे ताजमहल हो गया, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जो मतलब एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी आइडेंटिटी कोई नाउन लेके घूम रहा है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन कैसे, जो कॉमन हो जाए, जैसे कि बॉय, है ना, गर्ल, अब मैं बोलूँ टीचर, स्टूडेंट, है ना, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। क्लियर है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जैसे हमारा क्या हो जाएगा, वुड हो जाए, कोई मेटल हो जाए। ठीक है, और प्लास्टिक हो गया आपका, ये मटेरियल नाउन है ना, जो क्या है कि मतलब जिसकी मदद से हम किसी दूसरे आर्टिकल का क्या या आइटम का क्या कंस्ट्रक्शन कर सके, है ना। ठीक है, और वो हो सकता है कि वो पर्टिकुलरली उसी मटेरियल को भी बिलोंग करता हो, है ना, जिसकी हेल्प से हम जैसे बोल रहे हो मैं कोई, जैसे टेबल हो गया, वुड का है, टेबल वुड का बना है ना, तो वुड अपने आप में मटेरियल है। कलेक्टिव नाउन जैसे हो गया आपका आर्मी हो गया जैसे, है ना। और आपका क्या हो गया, जैसे ग्रुप को हम बोलते हैं ना, ग्रुप बेसिकली इज कलेक्टिव नाउन, है ना, लोगों का कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है ना, क्लियर है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, जैसे आर्मी हो गया आपका, और इसमें हर्ड हो गया, हर्ड ऑफ शीप हो गया जैसे,
पैक ऑफ कार्ड्स हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम जैसे प्राइड ऑफ लायंस, कि लायंस के झुंड को हम क्या बोलते हैं, प्राइड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उन नाउन्स को कैटेगराइज करते हैं विच कैन बी ओनली फिल्ड, इनको टच और टेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, खाली कैन बी फिल्ड। जैसे एयर, ये तो बहुत सिंपल सा है। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, देखो जैसे कॉन्फिडेंस है ना, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और करेज, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो, तो बेसिक सी डेफिनेशन थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। देखो, बेसिकली अगर नाउन है हमारे पास तो हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी है कि ये 5 स्टेप है। जरूरी नहीं है कि आपको वाक्य में ये पांचों में से कोई एक चीज देखने को मिले और आप कहो कि हाँ नाउन होगा। इट इज नॉट नेसेसरी। एक जनरल आइडिया, ठीक है, एक जनरल आइडिया है कि चलो अगर नाउन आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल ए, एन और द, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बता देता हूँ। ए और एन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, ये इंडेफिनिट होते हैं। और ये सिर्फ क्या करते हैं कि नाउन की काउंटिंग के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं, सिर्फ काउंटिंग का। जैसे आई एम अ टीचर, तो मैं एक टीचर हूँ। दा को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ये क्या करता है, किसी भी नाउन को डेफिनेट करता है, उसके बारे में क्या करता है, स्पेसिफिक एक निश्चित जानकारी हमारे साथ हमको प्रोवाइड करता है, हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। आर्टिकल्स में जब हम पढ़ेंगे ए एंड दा का इस्तेमाल, तो वहां पे आपको इन डेप्थ मैं बताऊंगा, ठीक है। यूज ऑफ एन एंड एडजेक्टिव, ठीक है, एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए, नाउन के लिए, ठीक है। आपको पता ही है एडजेक्टिव का मतलब हिंदी में क्या होता है, विशेषण, क्रिया और क्या, संज्ञा की विशेषता बताने वाला, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है ना, की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, ब्राइट हो गया, करेजियस हो गया, ठीक है ना। पॉसेसिव वर्ड जैसे हमारे पास कुछ होते हैं, जैसे कि माय, ठीक है, हिज, हर, देयर, अवर और योर, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। पॉसेसिव क्यों, क्योंकि देखो ये पोजेशन शो कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं माय कंट्री, हिज कंट्री, हर कंट्री, देयर कंट्री, अवर कंट्री, योर कंट्री, या माय पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स। तो आपको ये समझ में आ रही है, जैसे माय, हिज, हर, देयर, अवर, योर, इनके बाद अगर कोई वर्ड आएगा तो दैट इज गोइंग टू बी नाउन। वो डेफिनेटली क्या होगा, नाउन होगा। along with a डिटर्मिनर, डिटर्मिनर क्या होगा, जो भी नाउन को डिफाइन करे। जैसे यहाँ पे आर्टिकल हो सकता है डिटर्मिनर ए एंड द, कैसे डिफाइन करेगा, नाउन को ए और एन लग रहा है अगर, तो काउंटिंग के सेंस में बता रहा है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, ठीक है, तो मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो डिटर्मिनर मतलब जो नाउन को डिफाइन करे, इसी तरीके से काउंटिंग के सेंस में भी डिफाइन कर सकता है। और क्या कर सकता है, जैसे दिस लगा दिया, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोस, ये भी डिटर्मिनर हो गए, ठीक है ना। क्लियर है, दिस नाउ, दो सॉरी, दिस बॉय, दैट बॉय, दीज बॉयज, दोज बॉयज, ये सब क्या है, डिटर्मिनर है हमने। क्लियर है, ये विशेषण का प्रयोग कर लिया। चलो, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन का मतलब कैसा है, जैसे मैं बोलूं, एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा बस, बाकी कुछ सोचना, अभी बहुत कुछ है हमारे पास है, बस भगवान से दुआ करना क्लासेस कंटिन्यू रहे, ठीक है। जितनी चीजें हैं मैं इसी तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। व्हाइट बोर्ड वाला जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा मुझे लग रहा था वो टाइम टेकिंग भी था, उसमें सब लिखो और अब करो, वीडियोस की एडिटिंग वेडिटिंग है इसमें, ये ठीक है। और सबसे अच्छा फायदा ये है कि इफ इट वर्क्स, है ना, जो ये मैं नया, मैं इसको इनोवेटिव बोल रहा हूँ, मैं बहुत लेट हूँ वैसे भी, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बट अगर मैं इसको एक इनोवेटिव आइडिया के तौर पे बोलूँ, तो इसमें क्या है कि लाइव सेशंस भी हमारे आराम से चल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आई एम प्रेटी मच, जैसे बोलते हैं ना, आई एम प्रेटी मच डिटरमिन्ड दिस टाइम, कि भैया बस भगवान की कृपा रहे, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चले आप लोगों की, ठीक है ना, और बाकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अच्छा, एक चीज और थी यार, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन, व्हाई इज इट नेसेसरी, इसमें इतना एम्फेसाइज क्यों करा मैंने, है ना, इतना मतलब इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ मैं इसको, इतना फुटेज क्यों खा रहा है ये चीज। एक तो इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो। दूसरा एक चीज और बताना चाह रहा था आपको, है बहुत सिग्निफिकेंट चीज है, देखो, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये जो अभी फिलहाल मैंने जो एग्जांपल लिखा है, मेरे को भी सूट कर रहा है, कि जब मैं हैबिचुअल हो जाऊंगा तो मैं शायद राइटिंग पैड पे जो मेरे लिखने का परफॉर्मेंस है ठीक रहेगा, बट ठीक है, इट इज नॉट दैट बैड, समझ में आ रहा है ना, ओवर राइटिंग नहीं हो रही किसी तरीके की। देखो,
आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी बताता हूँ, देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। और होता क्या है कि जब भी जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारा एग्जाम इज कमिंग अप, और या हम मतलब क्या है, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो दूसरा एग्जाम हो, जिसके लिए मतलब एक रिटन एग्जाम, ठीक है, क्वालिफाई करना होता है। तो वो मोटिवेशन मांगते हैं कि सर, है ना, तो एक सबसे कॉमन जो चीज होती है वो क्या होती है कि प्रैक्टिस करते हो, निरंतर अभ्यास करते रहो आप। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आपको ये समझनी है कि ये वाक्य दिखने में तो ठीक है बट इसमें गलती है। एंड व्हाट इज दैट मिस्टेक, कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस होगा वो कौन सा होगा? PRACTICE, ये प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस क्या होता है? नाउन। तो ये चीज समझनी है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। तो ये क्या हुआ फिर, ये प्रैक्टिस, क्या ये प्रैक्टिस गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। बस गलत ये है कि यहाँ पे ये क्या है? वर्ब, है ना। अब नाउन का काम क्या होता है? नाउन का क्या काम होता है? जो सब्जेक्ट के तौर पे हम यूज करते हैं अपने वाक्य में, है ना, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे वाक्य का, जिससे हम वाक्य की शुरुआत भी करते हैं। तो हमने वाक्य की शुरुआत करी है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेक्स यहाँ पे वर्ब है। वर्ब के लिए क्या चाहिए होता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। अब आपको पता है ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो नाउन दिख रहा है, तो नाउन चाहिए तो ये ऐसे ही नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा वंस वी आर डन विद आवर टॉपिक। मैंने कहा है, ठीक है ना, इसमें लाइव सेशंस भी आराम से हमारे हो जाएंगे। बस एक बार एक थोड़ी सी कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाए, बस फिर लाइव सेशन हमारे आराम से हो जाएंगे इसमें। ठीक है ना, स्लाइड बनाएंगे, डिस्कस करेंगे ऑन द स्पॉट। बस भगवान की कृपा रहनी चाहिए कि सेशंस कंटिन्यूटी में चलें इस बार। देखो, इसी तरीके से आपको चीज समझनी है, एडवाइस, ठीक है, एंड एडवाइस, एडवाइस एंड एडवाइस। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, बस ये थोड़ा सा बीच में पेन को थोड़ा सा, एडवाइस, अगेन एडवाइस इज नाउन, और ये क्या है? वर्ब। देखो, अगर मैं बोलूं ही एडवाइजेस मी टू वर्क हार्ड, जैसे मैं बोलूं ही डैश मी टू वर्क हार्ड, और इन दोनों में से कुछ लगाना है, तो आपको पता है ही डैश, ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे देखो, चलो यहाँ थोड़ी सी जगह है, ही डैश मी टू वर्क हार्ड। देखो, अब आपको चीज समझनी है, देखो ये कैसे काम करेगा। ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है ना। टू वर्क हार्ड यहाँ पे क्या है? इन्फिनेटिव हो गया। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इन्फिनेटिव होता है। मी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आपको की समझनी है, एक सेंटेंस की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है? उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है, और उसमें क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, और यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, पर यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है? द थिंग मिसिंग इज वर्ब। यहाँ पे क्या मिसिंग है? वर्ब मिसिंग है यहाँ पे। तो अगर एडवाइस और एडवाइस में अगर आपको कुछ चाहिए, तो आपने देखा कि यार ये एडवाइस जो होता है ये वर्ब होता है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको सिंपल प्रेजेंट में बना सकता हूँ या सिंपल पास्ट में, और ये क्या हो जाएगा? ही एडवाइजेस मी टू वर्क हार्ड। ये चीज ध्यान में रखनी है, या ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, तो सी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी वाक्य को कंटिन्यू करते हैं। ही एडवाइजेस मी टू वर्क हार्ड एंड आई, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं बिल्कुल एकदम, ठीक है, एंड आई फॉलो हिज। अब बताओ क्या आएगा? क्लियर है? अब देखो, अब मैंने बोला कि वो मेरे को एडवाइस करता है कि मेहनत करनी चाहिए, यहाँ पे तो वर्ड चाहिए था एंड आई फॉलो हिज। हिज वर्ड आ गया। क्या लिखा था यहाँ? पॉजेसिव वर्ड्स के बाद किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? नाउन का ऊपर लिखा है, देखो थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड वाले पॉइंट पे इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट ऐसे वर्ड्स के बाद हमें क्या करना है? जो पोजीशन शो करते हैं उसके बाद नाउन लगाना है। नाउन लगाने इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? नाउन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ADVICE। क्लियर है? इसलिए आइडेंटिफिकेशन क्या है? जरूरी है। ठीक है, ये लास्ट मतलब एग्जांपल्स थोड़ा बीच में लिखे हैं मैंने, पर मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, साफ दिख रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आओ मेन मुद्दों पे। ठीक है, फटाफट शुरू करेंगे, मैं फटाफट बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को टेस्ट करने के लिए उसके बाद हम लोगों के पास क्या है, क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। आपको चीज समझनी है, देखो, ठीक है, इन पे बेस सवाल अभी भी आते हैं। एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और हो गया क्या? नॉलेज।
ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इनका प्लूरल यूज नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्लूरल फॉर्मेशन इनका नहीं होता। मतलब अगर आप कह रहे हो एडवाइसेस, तो ये गलत है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन और नॉलेजेस कह रहे हो तो गलत है, ठीक है। हिंदी में हम बोल देते हैं कि हम लोगों ने उन लोगों को या मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत सुझाव दिए, बहुत सारे सुझाव दिए, वो चलता है। बट इंग्लिश में हर चीज मैंने आपको बताया था कि टेंसेस में ठीक है ट्रांसलेशन चलता है, पर इंग्लिश में हर चीज को हम नहीं वो कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं ना। हिंदी ट्रांसलेशन को हर जगह इंग्लिश में अप्लाई हम नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आपको एक चीज बेसिक से समझनी है कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन और नॉलेज, ये तीनों के तीनों नाउन जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल। पहली चीज, अब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है ना। आपने कभी किसी दुकान में जाके बोला प्लीज गिव मी वाटर्स टू ड्रिंक? नहीं, नहीं बोला आपने। अनकाउंटेबल हम बोलते हैं प्लीज गिव मी वाटर टू ड्रिंक। हमने ये भी नहीं बोला प्लीज गिव मी अ वाटर टू ड्रिंक। हम बोलते हैं प्लीज गिव मी वाटर टू ड्रिंक, है ना, कि मुझे पानी चाहिए। शॉप में जाके ये नहीं बोलते एक पानी चाहिए, हम बोलते हैं पानी चाहिए। उसी तरीके से वही ट्रीटमेंट जो पानी वाला है, जो पानी को दे रहे हैं, वही एडवाइस, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को देना है, ठीक है। अब जब प्लूरल फॉर्मेशन नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल ए और एन का यूज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए और एन का हम यूज कब करते हैं, जब हमें सिंगुलर नाउन के बारे में बताना हो। सिंगुलर का हिंदी में मतलब क्या होता है, एक वचन। एक वचन का मतलब क्या हुआ कि आप उस नाउन को गिन सकते हो। मैं बोलता हूँ ना ही इज अ बॉय, आ लगाया है मैंने, आ बॉय, तो मुझे पता है कि बॉय का बॉयज होता है, दे आर बॉयज। शी इज अ गर्ल, दे आर गर्ल्स, मुझे पता है। पर जब मुझे पता है कि एडवाइसेस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एडवाइसेस अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब उससे पहले ए और एन नहीं आना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इस वाक्य को ठीक करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे एन नहीं आएगा। ही गेव मी इंपॉर्टेंट एडवाइस, ठीक है। उसी तरीके से अगले वाले वाक्य में एन नहीं आएगा और क्या होगा, द थीफ गेव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। क्लियर है? उसी तरीके से हिंदी में हम बोलते हैं मुझे एक जरूरी काम है बहुत, बट इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क अगेन इज अनकाउंटेबल है ये। एंड जस्ट बिकॉज वर्क इज अनकाउंटेबल, यहाँ पे एन नहीं आएगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, ही गेव मी इंपॉर्टेंट एडवाइस, द थीफ गेव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, आई कांट कम टुडे, आई हैव इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। फोर्थ वाले में भी डिस्कस करेंगे। अब आपको चीज समझनी है कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन और वर्क है, इससे पहले नॉलेज है, इससे पहले हम नहीं लगाएंगे कुछ। और फिर भी मान लो कि हमारे पास एग्जाम में होता क्या है, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे एनडीए की, चाहे अदर एग्जाम्स की, वहां पे क्या होता है, हमारे पास दो सेक्शन आते हैं। एक सेक्शन आता है स्पॉटिंग द एरर का, एक आता है नो इम्प्रूवमेंट का। स्पॉटिंग द एरर में यू जस्ट हैव टू स्पॉट द एरर, आपको एरर बताना होता है। वेयर एज नो इम्प्रूवमेंट में हम लोग क्या देखने को मिलता है कई बार कि नो इम्प्रूवमेंट में वो एक ऐसे स्टेटमेंट को भी गलत बता देता है जो कि ग्रामेटिकली ठीक होता है। क्लियर है? पर ऐसा क्यों? तो उसका कारण है कि नो इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि इवन दो द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि हमने मान लिया कि सेंटेंस सही है, पर क्या इस वाक्य को या सेंटेंस को इम्प्रूव्ड तरीके से लिखने का कोई स्कोप है क्या? उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, करेक्शन वाले सेंटेंस, नो करेक्शन वाले जो सेंटेंसेस आते हैं हमारे। अगर नो करेक्शन और स्पॉटिंग द एरर्स को हम एक ही तरीके से कैटेगराइज कर पाते तो फिर वो एक ही सेक्शन में एक साथ ना आते, क्लब होके अलग अलग क्यों आते हैं वो? समझ में आया? ठीक है। नो करेक्शन पे बेस कुछ एग्जांपल्स मैंने शायद हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने जैसे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया टेंसेस वगैरह में, तो मैंने आपको वहां बताया होंगे, बट कोई नहीं, मैं अभी आपको बता दूंगा नो इम्प्रूवमेंट वाले में। यहाँ देखने में सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगते हैं, पर होता क्या है कि वो एक थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड, जो कि मतलब एक होता है ना कि इम्प्रूव्ड वे ऑफ राइटिंग एनी सेंटेंस, वो उसको चूज करके उसको आंसर मान लेते हैं अपना, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, देखो अब क्या बात आई कि चलो ठीक है, समझ गए कि एडवाइस से पहले, इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट वर्क से पहले आपने बोला कि हमें एन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, ये आपने बोला, ठीक है। चलो बीच में पेन गायब हो जाता है ना कई बार, तो ढूंढना पड़ता है। देखो अब बात आती है कि क्या एन लगा के ये वाक्य ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं कभी ये नहीं बोलता, हम दुकान में जाके देखो, हिंदी हर जगह इसलिए भी नहीं अप्लाई करनी। देखो एक सिंपल सी चीज है, हम लोग शॉप में जाके ये तो बोल देते हैं एक चाय देना,
अगर मैं कह रहा हूँ एक चाय देना जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो मैं ये क्यों नहीं बोलता एक पानी देना? हम तो ये बोलते हैं पानी की बॉटल देना। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो पानी की बॉटल हम गलत कह रहे हैं या एक चाय हम गलत कह रहे हैं। क्लियर है? या एक चाय को मेरे को यही कहना चाहिए कि एक पानी दे दो। तो क्या है? तो बेसिकली चीज क्या है कि वो एक चाय देना एक स्लैंग टाइप का मान लो हिंदी में, जो वाइडली एक्सेप्टेड है और हम वही चीज बोल रहे हैं। पर पानी की केस में हम लोग बॉटल का इस्तेमाल करते ही हैं, साथ में ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम उसको इतना कंसिडर नहीं करते। तो आपको ये समझ नहीं है कि कायदे से एक चाय देना भी गलत वाक्य है, इट शुड बी एक कप चाय देना। ठीक है? तो हुआ क्या कि ऑफ वाटर तो मैं बोल नहीं सकता, पर क्या आर्टिकल ए का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ? ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि वाटर भी लगा रहे और आर्टिकल ए भी लगा रहे? हाँ, बिल्कुल लग सकता है। कैसे? अ बॉटल, अ ग्लास ऑफ वाटर, ये अ कप ऑफ टी। अगर मैं इस तरीके का कोई एडजस्टमेंट कर दूं, तो बेसिकली अब यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि आर्टिकल ए जो है दैट hasn't been used for this water, it has actually been used for this bottle and glass, है ना? उसी तरीके का एडजस्टमेंट हम एडवाइस, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ भी कर सकते हैं, और वो क्या है, एक फ्रेज का इस्तेमाल आप कर सकते हो, एंड दैट इज अ पीस ऑफ। देखो एग्जाम में आता है इसलिए आपको पता होना चाहिए, चीजों को सिंपल नहीं रखना। मुश्किल अभी भी नहीं है, चीजों को सिंपल ऐसे नहीं रखना कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बता दिया, एडवाइस से पहले एन हटा दो, इन्फॉर्मेशन से पहले एन हटा दो, वर्क से पहले एन हटा दो और आंसर ठीक कर लो। ठीक है, पर क्या इन एग्जांपल्स को और इम्प्रूव्ड तरीके से लिखना का स्कोप है या नहीं? क्या पता आ जाए आपके एग्जाम में और आप सोचते रहो हाँ सर ने बोला था कुछ नहीं आएगा, आप इस ऑफ को आपने कंसिडर नहीं करा। तो समझ जाओ, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इनसे पहले, या वर्क हो गया, इनसे पहले इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। ही गेव मी अ पीस ऑफ इंपॉर्टेंट एडवाइस। अब तुम बोलोगे आप पीस ऑफ क्यों लिख रहे हो, एन क्यों नहीं करा? एन पीस ऑफ, देखो इंपॉर्टेंट के हिसाब से यहाँ पे एन लगाया था, है ना? बेसिकली होता क्या है कि आर्टिकल हमारे जो लगते हैं नाउन के हिसाब से लगते हैं, आर्टिकल्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन, है ना? अ बॉय, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, क्लियर है? एन आइसक्रीम, एन ऑनेस्ट मैन, ओ सॉरी ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव हो। बट बेसिकली व्हाट हैपेंस कि whenever an adjective is placed before a noun, in that case article is used according to the adjective। आर्टिकल का इस्तेमाल किसके हिसाब से होगा? एडजेक्टिव के हिसाब से होता है, फिर नाउन के हिसाब से नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे वर्क है, वाह वाला साउंड आ रहा है ना, ठीक है, तो आर्टिकल ए लगना चाहिए, मान लो ए लगता, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग गया, तो इंपॉर्टेंट के हिसाब से क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, वैसे तो वर्क से पहले नहीं आएगा, पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ बस। ठीक है, चलो देखो, तो ही गेव मी अ पीस ऑफ इंपॉर्टेंट एडवाइस। और अगर प्लूरल रखना है, ठीक है, प्लूरल अगर रखना है तो कि बहुत सारे सुझाव दिए, तो बोलोगे क्या? आर्टिकल ए हटाओ और क्या बोलो? पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट एडवाइस। इसको ऐसे मान के चलो ना, यहाँ देखो, अ बॉटल है, अ ग्लास है, अगर प्लूरल करना है, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ बॉटल, तो ग्लास का क्या कर दूंगा? ग्लासेस ऑफ वाटर, बॉटल्स ऑफ वाटर, है ना? पानी की बोतलें दे दो मुझे दो चार, ठीक है ना? तो गिव मी अ फ्यू बॉटल्स ऑफ वाटर, या गिव मी, ठीक है, बॉटल्स ऑफ वाटर, आ फ्यू बोला था मैंने, नहीं तो गिव मी बॉटल्स ऑफ वाटर या ग्लासेस ऑफ वाटर। क्लियर है? उसी तरीके से क्या करना है, आर्टिकल ए हटेगा, ठीक है, और पीस का क्या हो जाएगा? पीसेस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पर एडवाइस चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एडवाइस चेंज नहीं होगा, इट इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज। देखो, हम जब ग्लासेस बोल रहे हैं तो ग्लासेस ऑफ वाटर नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं ग्लासेस ऑफ वाटर। तो ये चीज आपको समझनी है। उसी तरीके से आप पीस ऑफ एडवाइस और पीसेस ऑफ बोलोगे तो भी क्या आएगा? एडवाइस। ठीक है, चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आओ, वर्क, क्लियर है? वर्क, वर्क का सीधा सीधा यही डिस्कस कर, जो जो याद आता रहेगा यही बताता रहूंगा ऑन द स्पॉट। वर्क का क्या वर्क्स हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर कब? हम कभी किसी को बोले मेरे को बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है मेरे पास, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, वो गलत हो जाएगा। नॉर्मल जो टास्क है आपका, आप बोल सकते हो आई हैव मेनी टास्क्स टू डू, पर वर्क के साथ नहीं चलेगा ऐसे। ठीक है ना? हम बोलते हैं वर्क। अगर आपको बहुत सारे काम है तो बोल लो या तो आई हैव मेनी इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है, ये पीसेस ऑफ वर्क बोल लो। टास्क बोल रहे हो तो मैनी लगाओ और कर दो मैनी टास्क। वर्क है तो बोलो आई हैव मैनी पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो, अब बात आती है वर्क्स का यूज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कोई राइटर है, उसके अलग अलग वर्क्स हैं,
तो वर्क्स का मतलब क्या होगा, जैसे राइटिंग की बात आप करते हो, राइटिंग, ठीक है। अब जैसे राइटिंग तो वैसे वर्ब है, पर राइटिंग्स, राइटिंग्स का मतलब क्या होगा, लिटरेरी वर्क हो सकता है किसी का, ठीक है। जैसे हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, जैसे कोई राइटर है, मैं बोलूं रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड क्या, प्ले राइटिंग, थिएटर, पोएट्री। तो ये अलग अलग वो हो गया ना, अलग अलग वेरिएंट हो गया ना ये लिटरेरी वर्क के, कि वो क्या थे, प्ले राइटर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे, ड्रामा अलग चीज हो गई है ना, ठीक है ना। लिटरेचर वाले जैसे पता ही है, पोएट्री अलग चीज हो गई, ड्रामा अलग चीज हो गई, थिएटर अलग हो गया, ऐसे लिखे हैं तो ऐसे अलग हो गए, ऐसे ईस्ट में थे, क्लियर है। तो ये चीज समझनी है। तो इंपॉर्टेंट वर्क्स का मतलब होता है क्रिएशंस या राइटिंग, क्लियर है। पर नॉर्मल रोजमर्रा के काम को हम लोग वर्क्स नहीं बोलेंगे। ये वर्क्स कौन से हो गए, लिटरेरी वर्क। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो यार, कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ये चीज समझ में नहीं है, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, इसको आगे मैं और रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, along with suitable examples। अगला देखो, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, मैं आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड। अब वर्ड्स होता है क्या, तुम बोलोगे बिल्कुल होता है सर, वर्ड्स तो होता है, ये सब क्या लिखा हुआ है, ही गेव मी एन इंपॉर्टेंट एडवाइस, अ थिंग, ये सब क्या है, वर्ड्स ही तो है। पर आपको एक चीज समझनी है, देखो मैं बताता हूँ क्या। देखो, एक वर्ड तो हमारे पास क्या होता है, शब्द, ठीक है। एक वर्ड हमारे पास क्या होता है, शब्द। ऑब्वियस ही बात है, शब्द है तो बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वर्ड्स, है ना। इस स्लाइड को देखो, ठीक है ना, so many words have been written here, है ना, बहुत सारे वर्ड्स लिखे। बट एक वर्ड जो होता है वो क्या होता है आपका, प्रॉमिस। आई गिव यू माई वर्ड, तो मैं तुम्हें अपने शब्द दे रहा हूं, नहीं, आई गिव यू माई प्रॉमिस, आई गिव यू माई वर्ड दैट आई विल फिनिश योर सिलेबस ऑन टाइम। ये चीज आपको समझनी है, क्लियर है जी। चलो, उसी तरीके से वर्ड का एक जगह और इस्तेमाल कर सकते हो, वो क्या है, कोई मैसेज है, प्लीज स्प्रेड द वर्ड ऑफ हिज डेथ, ठीक है ना, प्लीज स्प्रेड द वर्ड ऑफ हिज विल। तो वर्ड ऑफ हिज डेथ का मतलब क्या है, उसकी मृत्यु के शब्द फैला दो, नहीं स्प्रेड कर दो जगह जगह, नहीं, उसकी मृत्यु का समाचार। तो समझना है, ये चीज आपको समझ में कैसे आएगी, जब आप थोड़ा सा रीडिंग हैबिट अपनी इंप्रूव करेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। तो ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, मतलब वो अपने शब्दों का व्यक्ति नहीं है, इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, यहाँ पे इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्या है, इसका मतलब अपनी जुबान का पक्का है, मतलब जुबान का मतलब, जुबान का पक्का किसे बोलते हैं, कि जो बोल दिया, जो वादा कर दिया उसको वो फुलफिल करेगा या निभाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। देखो, द वर्क्स ऑफ कालिदास अट्रैक्ट्स मेनी रीडर्स, फिफ्थ वाला एग्जांपल जो है ये आया ना, मजेदार। अब देखो, द वर्क्स ऑफ कालिदास, अब ये कालिदास के रोजमर्रा के काम नहीं है कि हाँ मुझे बाजार जाना है, सब्जी खरीदनी है, फिर बेटे को या बेटी को स्कूल से लेके आना है, घर घर वालों को वहां लेके जाना है मार्केट, ये नहीं है। तो वर्क्स ऑफ कालिदास का मतलब लिटरेरी वर्क्स, काव्य है दो, ठीक है, काव्य रचना है, ठीक है, और दोहे हैं, इस तरीके से। तो द वर्क्स ऑफ कालिदास, फिफ्थ वाला जो एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, द वर्क्स ऑफ कालिदास, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कालिदास के जो रचना है, उनकी राइटिंग्स है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट यहाँ पे गलत वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अट्रैक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमारी वर्ब कैसी होती है, प्लूरल। प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब मींस विदाउट एस और ईएस, है ना, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे वर्क्स ऑफ कालिदास में वर्क्स, ये प्लूरल हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ईएस हम नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वर्क्स ऑफ कालिदास। अब ये होता था वर्क ऑफ कालिदास, तो होता अट्रैक्ट्स। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। चलो अगला देखो, प्लीज स्प्रेड द वर्ड्स ऑफ हिज डेथ, हटाओ, क्या हो जाएगा, प्लीज स्प्रेड द वर्ड ऑफ हिज डेथ। देखो, किसी भी प्रकार का करेक्शन को आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर शेयर करना, ठीक है। मुझे कोई शर्म नहीं होगी ये उस कमेंट को पिन करने में या ये कहने में कि हाँ मैंने इसका आंसर गलत बताया था, इसका आंसर ये होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ज्ञान को जब हम शेयर करते हैं तो उसमें थोड़ी सी गलती की गुंजाइश भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोशिश तो यही है कि आप लोगों को बिल्कुल सही चीजें प्रोवाइड करी जाए, बट इन केस, ठीक है ना, आपको किसी भी चीज में डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो ठीक है, रिपोर्ट दैट, ठीक है, आप आराम से संयमता के साथ बताएं, ठीक है, उसको रेक्टिफाई करा जाएगा अगर उसमें वाकई करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है। चलो अगला,
7 देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट, इसको डस्ट मत पढ़ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट, ऑब्वियस सी बात है, डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, अनकाउंटेबल है ना, ठीक है। चलो, आई वुड लाइक टू हैव 2 ब्रेड्स इन द मॉर्निंग, हिंदी में तो बोल देते हैं 2 ब्रेड खाऊंगा मैं, पर आपको एक चीज समझनी है कि 2 ब्रेड्स नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको बोलना है तो क्या बोलोगे, 2 लोफ्स या 2 स्लाइसेस, ठीक है, 2 लोव्स या 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ये चीज आपको बोलनी है भैया इन द मॉर्निंग। तो आई वुड लाइक टू हैव, या अगर पूरा का पूरा पैकेट खाना है मान लो, तो आप क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू हैव 2 पैकेट्स, आई वुड लाइक टू हैव 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड, लो, ठीक है। तो ये चीज, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ पेस्ट्री, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलो देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेपर टू राइट, बहुत अच्छा है। अब बोलते हैं ना एक पेपर देना है यार, एक पन्ना देना, आपको चीज समझनी है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, किस पे, पेज पे और पेपर पे, बहुत बेसिक सी चीजें हैं एकदम, जिन्हें आती हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे लें इसे, ठीक है ना। और हमारे पास वैसे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे, जो बिगनर, बेचारे इन द सेंस मतलब जो बिगनर होते हैं बिल्कुल, ठीक है। देखो, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेपर टू राइट, पेज और पेपर, आप रजिस्टर्स वगैरह, कॉपी वगैरह देखते हैं, बुक्स वगैरह देखते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स या टोटल नंबर ऑफ पेजेस, आप देखोगे उसमें लिखा रहता है टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो बिल्कुल वो जो पूरा का पूरा साबुत जो पन्ना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेज, और बहुत सारे पेज को हम क्या बोलते हैं, पेजेस, वेयर एज पेपर्स नहीं बोलना है, कब बोलना है मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में, पेपर्स नहीं बोलना नॉर्मली, ठीक है। तो पेपर्स कब बोलेंगे, तुम कहोगे नहीं पेपर्स तो सुना है हमने, मैं कह रहा हूँ तुमने जो सुना है ठीक है, बट गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे होंगे, कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा सही, पेपर्स वर्ड का यूज सही कॉन्टेक्स्ट में भी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। कुड यू प्लीज गिव मी, आप पेपर गलत है, पेपर होता नहीं कि जैसे एक पेज है आपका, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा फाड़ के दिया कि थोड़ा सा एक नोट बनाना था, ये एक दो चीजें नोट करनी थी, जिसके लिए इतना बड़े पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या करें, मैं बताता हूँ क्या करें, या तो लिखो इसको बिना आर्टिकल ए के, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेपर टू राइट, नहीं होगा, कुड यू प्लीज गिव मी पेपर टू राइट, अगर कह रहे हो नहीं सर आर्टिकल ए लगाना है, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलोगे, अ पीस ऑफ पेपर टू राइट, ठीक है। दूसरी बात, बचपन में एक खेल हमने सबने कर रखा है कि वी यूज टू, वेयर वी यूज टू रब अ स्केल ऑन अवर हेड, है ना, और फिर वो कुछ होता है, ठीक है ना, कुछ फिजिक्स वाला कुछ वो लगता था उसमें, ठीक है ना, और क्या होता था फिर, जो पेपर जो होते थे छोटे छोटे, हम बोलते थे पेपर्स अट्रैक्ट हो गए किस पे और वो चिपकने लग गए, ठीक है ना। तो आपको एक चीज समझनी है, ठीक है, फिजिक्स का रूल तो नहीं होगा, केमिस्ट्री का होगा शायद, जो भी हो छोड़ो, पर हमने सबने ये एक्सपेरिमेंट कर रखा है। तो होता क्या है कि वहां पे पेपर के जो चिथड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिट्स, बिट्स ऑफ पेपर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पीस ठीक ठाक, और जो जो स्केल पे हम करते थे ना एक्सपेरिमेंट पहले, अपने हेयर पे हम लोग क्या करते थे, स्केल को रब करते थे, ठीक है ना, और उसके बाद जो पेपर जो होता था वो चिपक जाता था उस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिट्स ऑफ पेपर। रीजनेबल साइज का पेपर तो उसको पीस ऑफ पेपर बोलेंगे, और पूरा एंटायर है तो हम उसको पेज बोलते हैं। बात आती है पेपर्स की, पेपर्स वर्ड आपने बिल्कुल सुना है, पर उसको जो रजिस्टर के जो पन्ने हैं, रजिस्टर या बुक, जो नोटबुक है उसके, उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पेपर्स बोल रहे हो तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हो तो मैं, तो वेल अंडरस्टूड है कि पेपर्स वर्ड का यूज कर सकते हो, आई हैव फॉरगॉटन ऑल द इंपॉर्टेंट पेपर्स, ठीक है ना, रिलेटेड टू दिस मीटिंग, अब चल जाएगा, आई हैव फॉरगॉटन ऑल द पेपर्स एट होम, अब ये समझ में, ऑल द पेपर्स का मतलब क्या है, यू आर रेफरिंग टू डॉक्यूमेंट्स, जो कि उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए क्या थे, रिक्वायर्ड थे, तब चलेगा। क्लियर है, आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे, नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम, वी आर गोइंग टू डिस्कस, सॉरी, वी आर गोइंग टू, अबाउट नहीं आएगा, प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कलेक्टिव नाउन्स हियर, ठीक है। What are we going to do? We are going to discuss some collective nouns. CGL 2012 के मेंस में आया था सीनरी पे बेस्ड क्वेश्चन, क्लियर है, क्वेश्चन जब मैं इंक्लूड करूंगा तो बताऊंगा तुम्हें।
आपको एक चीज समझनी है कि हमारे पास कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ये वो कलेक्टिव नाउन्स है, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन से इसमें। ये वो कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। देखो मैं एक चीज बताता हूँ अभी, क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजंस हैं इसमें इंग्लिश में, ठीक है। कई लोग बोलते थे कि रट लो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी फिलहाल यही बोलूंगा। बट अभी क्या है कि मेन जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना। ये क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर बाद में जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा, है ना, वंस वी आर डन विद अवर सिलेबस, तब हम डिस्कस करेंगे इसको। या कभी प्रैक्टिस सेशन या सैटरडे संडे में छुट्टी वाले दिन में डिस्कस करूंगा, तब की तब देखेंगे। फिलहाल एक चीज समझो बस, सीनरीज है, मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, पोएट्रीज है, फर्नीचर्स है, मशीनरीज है। ये वो कलेक्टिव नाउन है जिनके ऊपर, जिनके लिए मैंने ऊपर एक वाक्य लिखा है कि इन केस ऑफ दीज कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। प्लूरल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, क्या क्या ऐड करते हैं हम लोग, या तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐड कर लेते हैं किसी चीज को प्लूरल करने, जैसे बॉय को बॉयज कर लिया, या ईएस लगा लेते हैं हम लोग, या वाई से खत्म हो रहा तो आईएस लगा लेते हैं, है ना, ठीक है। इस तरीके से जैसे चेरी है तो चेरीज कर लिया उसको, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं किसी नाउन की, ठीक है। एच से खत्म हो रहा है एच, तो ईएस लगा लेंगे, वाई से तो आईईएस लगा लेंगे, नॉर्मली किसी वॉवल से खत्म हो रहा है तो वो, सॉरी, कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है तो एच लगा लेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे, द सीनरीज ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट मैनी पीपल, द पोएट्रीज ऑफ कालिदास आर वेरी फैसिनेटिंग, all the furnitures have been eaten by termites, all the machineries of this factory are outdated। सबसे पहली चीज, जब मैंने बोला प्लूरल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, तो तुम बोलोगे ये सीनरी क्या लिख रहे हो, फिर यहाँ पे लिखो सीनरी। मैंने कहा चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। फिर तुम बोलोगे पोएट्रीज को लिखो पोएट्री, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो आते ही आते हैं, ठीक है। फिर तुम बोलोगे, ये तो तुमने सुना ही होगा यार, हम कभी ये बोलते हैं मेरे घर का फर्नीचर्स बहुत महंगा है, मैं बोलता हूँ मेरे घर का फर्नीचर बहुत महंगा है ना। और फिर क्या बोलते हैं कि इस फैक्ट्री की जो मशीनरी है वो कैसी है, खराब है या बेकार है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर पहला। अब आपको ये चीज देखनी है कि चलो सीनरीज के हिसाब से कोई वर्ब थी यहाँ पे लगा रखी, उसी तरीके से पोएट्रीज के हिसाब से कोई वर्ब थी, फर्नीचर के हिसाब से कोई वर्ब थी, क्या अभी भी ये वर्ब ठीक है। एक करेक्शन तो ठीक कर दिया हमने, तो अब आपको एक चीज देखनी है कि सीनरीज अगर एक पॉसिबल वर्ड होता, मेरे पास एक पॉसिबल कलेक्टिव नाउन होता, तो ऑब्वियस सी बात थी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब मेरे को यूज करनी थी, ठीक है ना, वुड हैव बीन यूज्ड, और इन दैट केस प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब में मैं अट्रैक्टिव लिखता, क्योंकि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है विदाउट एस और ईएस, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है टेंसेस में। बट नाउ द सिनेरियो हैज गॉट डिफरेंट। सिनेरियो क्या हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया है कि मैं यहाँ पे ऐसे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब सीनरी सिंगुलर फॉर्म है, और अगर सीनरी सिंगुलर फॉर्म है तो अट्रैक्ट का होना चाहिए क्या, अट्रैक्ट्स। पोएट्री ऑफ कालिदास इज all the furniture has, all the machinery of this factory is। लो, इसी बात है, सीनरी सिंगुलर है, पोएट्री सिंगुलर है, फर्नीचर सिंगुलर है, तो इनका प्लूरल फॉर्म आप क्या कर रही हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, यहीं पे जो खाली स्पेस है इनके सामने लिखता हूँ, देखो ठीक है, आपको चीज समझनी है। देखो किसी, सॉरी यार, ज्यादा ज्यादा प्रेस हो गया शायद, Shit, हटेगा कैसे भाई, चलो ठीक है। देखो एक नाउन है दृश्य, जैसे जैसे सीन बोला, सीन, है ना, फिर बोला इसका प्लूरल सीन्स, और कलेक्शन ऑफ सीन्स क्या हो जाएगा, सीनरी, लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सीन क्या हो गया आपका, सिंगुलर, सीन्स क्या हो गए, प्लूरल, अगेन दिस इज सिंगुलर, ठीक है, बता रहा हूं, द सीन्स, ठीक, ऑफ दिस मूवी, ठीक है, इस तरीके से दृश्य जो देखे आपने, ठीक है, चलचित्र जो देखे, पोएट्री, पोएट्री को कैसे वो करोगे, देखो पोएम, है ना, पोएम्स, और पोएम्स के कलेक्शन को, पोएम्स के कलेक्शन को क्या बोला जाता है, पोएट्री, काव्य संग्रह जिसे बोलते हैं,
कालिदास जी का काव्य संग्रह। पोयम क्या है? सिंगुलर। ये क्या है? प्लूरल। दिस इज अगेन सिंगुलर। इसका कलेक्टिव नाउन क्या है? सिंगुलर है। ऑल द फर्नीचर। अब देखो फर्नीचर का कुछ सिंगल तो नहीं होता, पर फर्नीचर के हमारे पास क्या होते हैं? फर्नीचर के हमारे पास या तो एक आइटम होगा, या फर्नीचर के हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं? आइटम्स, है ना? जैसे मैं बोलूं अ टेबल इज एन आइटम ऑफ फर्नीचर। टेबल क्या? फर्नीचर की कैटेगरी में कौन कौन सा आइटम, कौन सा आइटम आता है सर? टेबल आता है, चेयर आता है सर, ठीक है, सोफा आता है सर। अच्छा, और फर्नीचर की कैटेगरी में कौन कौन सा आइटम्स आते हैं सर? टेबल आता है सर, चेयर आती है, क्लियर है, सोफा सेट आता है। तो फर्नीचर का क्या हमारे पास है? तो आइटम होते हैं, आइटम्स होते हैं, और फर्नीचर ही रहता है। आप कभी ये बोलते हो मेरे घर के पास तो फर्नीचर्स की दुकान है, मेरे पास घर के पास फर्नीचर की दुकान है। दुकानें शॉप का शॉप्स होगा, पर उन सभी शॉप्स का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉमन फीचर क्या है? कि वो फर्नीचर की दुकान है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसी तरीके से मशीनरी जैसे है, तो क्या होता है? एक मशीन, महंगी मशीन लगाई है इस फैक्ट्री में, हमने हमने क्या करा है? महंगी मशीन्स लगाई हैं इस फैक्ट्री में। और कलेक्शन ऑफ मशीन्स को मैं क्या बोल रहा हूं? मशीनरी। तो जो किसी प्लूरल चीज का कलेक्शन है, तो वो सिंगुलर बन गया है यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये सिंगुलर है। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ ये? मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, दिस मशीन इज वेरी कॉस्टली, दिस मशीन्स आर वेरी कॉस्टली, दिस मशीनरी इज वेरी कॉस्टली। बस, मशीन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। मशीन्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। मशीनरी की अगर बात कर रहे हैं, तो अगेन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको एक चीज समझनी है कि हमारे पास एक कैटेगरी ऐसी होती है कलेक्टिव नाउन्स की, जिनका प्लूरल फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, और वो सिंगुलर फॉर्मेशन में ही काम करती है, एंड सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड अलोंग विद दोस कलेक्टिव नाउन्स, या विद दीज कलेक्टिव नाउन्स। देयर आर मेनी अदर्स, जैसे क्रॉकरी हो गई, इसमें क्रॉकरी के आइटम्स होते हैं, है ना, बोन चाइना के जो बने होते हैं, वो क्रॉकरी के आइटम्स होते हैं, डिफरेंट आइटम्स होते हैं हमारे पास। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे घर की क्रॉकरीज, मेरे घर की क्रॉकरी पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो क्रॉकरी इंक्लूड्स प्लेट, कप, ग्लासेस, ब्रोन चाइना वाले, चीनी मिट्टी के, क्लियर है। ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी के आइटम्स होते हैं हमारे पास, है ना, डिफरेंट आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान, स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं हमारे पास। स्टेशनरी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? पेन, पेंसिल, रबर, और तुम्हारा ये कौन सा बॉक्स होता है, वो ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं। हम ये नहीं बोलते कि स्टेशनरीज के आइटम्स, ठीक है। चलो, नोट कर लेना ये सब। अगला देखो, देखो लिखा है मैंने, ऑल द स्टेशनरीज आर ऑफ गुड क्वालिटी, तो ये याद रखना, ऑल द स्टेशनरी, ठीक है। एक ए आर वाई होता है, ए आर आई वाले स्टेशनरी का मतलब समथिंग विच इज स्टिल, समथिंग विच इज नॉट मूविंग, ठीक है। तो ऑल द स्टेशनरी इज ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। अगला देखो, ऑल द क्रॉकरी, ऑल द क्रॉकरी हैज बीन ब्रोकन, चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ कन्फेक्शनरी। अब कन्फेक्शनरी की दुकानें होती, कन्फेक्शनरी के भी आइटम्स होते हैं, पेस्ट्री हो गया, क्रीम रोल हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है ना, बेकरी के बिस्किट्स होते हैं जैसे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑल द स्टेशनरी इज ऑफ गुड क्वालिटी, ऑल द क्रॉकरी हैज बीन ब्रोकन। हाँ, अगर मैं लिखता हूं ऑल द आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, तो ऑल द आइटम्स होता, तो स्टेशनरी यहाँ पे इसका मतलब क्या था मेरा? स्टेशनरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेशनरी से जुड़े हुए आइटम्स की बात कर रहा हूँ, तो आर लग जाता। ऑल द आइटम्स ऑफ क्रॉकरी, ऑल द प्लेट्स एंड कप्स ऑफ क्रॉकरी, तब हैव लग जाता। चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है, ऑल द आइटम्स ऑफ कन्फेक्शनरी आर वेरी फ्रेश, कि जितने भी आइटम्स हैं इस बेकरी में, इस कन्फेक्शनरी में, ठीक है, ऑल द आइटम्स ऑफ कन्फेक्शनरी मतलब जितने भी आइटम्स है कन्फेक्शनरी के, सब फ्रेश है, आर लगा तो कोई दिक्कत नहीं। But when focus lies on confectionery, stationery and crockery, in that case, आपकी जो verb है, it should be singular in every possible case. Clear है? Focus आपको देखना है किस पे है। His house is made of stones and bricks. अब आप बोलोगे सर ये तो मत ही बोलो, हमने कौवे की कहानी बहुत अच्छे से सुनी थी। कौवे की कहानी जब हमने सुनी थी, तो उसमें क्या था, जो प्यासा कौवा था, हमने पढ़ा था कि the thirsty crow dropped a few stones inside the pot
एंड अल्टीमेटली द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, रेज, ठीक है ना। तो जिससे क्या हुआ था कि पानी का जो लेवल था वो बढ़ गया था। ये हमने तो पढ़ा था कि स्टोन्स डाले थे। तो मैं बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप स्टोन्स की बात कर रहे हो और ब्रिक्स की बात कर रहे हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के पर्पज से अगर आप स्टोन और ब्रिक का सेंटेंस में यूज कर रहे हो कंस्ट्रक्शन पर्पज से, तो याद रखना क्या होना चाहिए, स्टोन और ब्रिक। क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये मटेरियल नाउन का काम करेंगे ना। फिर किस मटेरियल से बना है, पत्थर का घर बना है, ईंटें ईंटें लगा रखी हैं घर में, बस और कुछ नहीं कर रखा। क्लियर है। तो मटेरियल नाउन जो होता है वो प्लूरल नहीं हो सकता। आयरन्स नहीं बोलते हम, गोल्ड्स, डायमंड, ठीक है ना। तो ये सब मेटल हो गया जैसे, तो इनको हम लोग प्लूरल, उससे प्लूरल फॉर्मेशन से संबोधित नहीं करते हैं। उसी तरीके से, ठीक है ना। तो हाउस इज मेड ऑफ, कौन से मटेरियल से बना है, स्टोन से बना है, ब्रिक से बना है, तो कैन नॉट बी प्लूरल। अदरवाइज स्टोन और ब्रिक्स, स्टोन्स और ब्रिक्स हो सकता है, ठीक है ना। प्लीज गेट मी अ फ्यू स्टोन्स, कुछ पत्थर लेके आना। अब इसका मतलब घर बनाने के लिए चाहिए कुछ पत्थर, क्या पता किसी को मार लो। या आपने देखा होगा कि जैसे बहुत हेरिटेज के तौर पे, जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या जो पुराने बक्से वगैरह घर में रखे होते हैं, उनको किस तरीके से रखा जाता है, बैलेंस करने के लिए ईंट वगैरह के ऊपर रखा जाता है ना। तो ठीक है ना, तो वहां पे वो ब्रिक्स बोल देंगे, देयर आर 4 ब्रिक्स, 4 स्टोन्स, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं बोलोगे आप, वो मटेरियल नाउन के तौर पे उनका यूज करेंगे, तो इट शुड बी ओनली स्टोन एंड ब्रिक, ठीक है। इसके बारे में भी देखो, ब्रदर्स एंड ब्रेदरे, क्या है, ब्रेदरे दोनों प्लूरल है। द ओनली डिफरेंस इज कि ब्रदर्स जो है, देखो ब्रदर्स, ब्रदर्स का हम यूज करते हैं, राम श्याम एंड मोहन आर ब्रदर्स, ब्लड रिलेशन। और एक क्या होता है कि आप पार्टी में दोस्तों के साथ बैठे, ठीक है, और 2-3 ड्रिंक के बाद आप अपने दोस्तों को क्या कह के संबोधित कर रहे हैं, तू तो मेरा भाई है, ब्रदर फ्रॉम अनदर ब्रदर। तो वहां क्या हो जाएगा, ब्रेदरे, प्लूरल है। ब्रदर का ही प्लूरल है ब्रेदरे, ब्रदर का ही प्लूरल है ब्रदर्स। वेयर टू यूज ब्रदर्स एंड वेयर टू यूज ब्रेदरे, इन केस ऑफ ब्लड रिलेशन ब्रदर्स शुड बी यूज्ड, राम श्याम एंड मोहन आर ब्रदर्स। ब्रेदरे जैसे क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख एंड ईसाई आर, यस, हिंदू मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियंस आर ब्रेदरे ऑफ द सोसाइटी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जहाँ पे ब्लड रिलेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां पे ब्रदर का प्लूरल ब्रेदरे इज गोइंग टू बी यूज्ड। जहाँ पे ब्लड रिलेशन है वहां पे क्या हो जाएगा, ब्रदर्स। आई होप ये जानकारी आप लोगों को सही लगी होगी, ठीक है। चलो, तो ठीक है, आज का जो लेक्चर है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने शुरू करा है, तो इसको इतने पे ही रोकते हैं, ठीक है। अब आने वाले सेशन में मैं नाउन से जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। तब तक हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं अभी लाइक और शेयर के लिए आपको इतनी जल्दी इंसिस्ट नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मैं हर बार एक वादा करता हूँ कि हाँ ठीक है, हम बैक और नए जोश के साथ नए, और उसके बाद जोश 2-3 महीने बाद आप कहते होंगे आदमी पता नहीं फिर कहाँ गायब हो गया। क्लियर है। बट एग्जाम्स अब आने वाले हैं जल्दी आपके, तो मैं अब रेगुलर बेसिस में मिलूंगा। और यहाँ से क्लासेस थोड़ी सी जब आगे चल जाएंगी, तो उसके बाद हमारा जो फोकस है, थोड़ा ग्रामर के बाद हम लिटरेचर पोर्शन पे भी शिफ्ट करेंगे। तो चलिए, कैफे इंग्लिश के साथ बने रहिए, ठीक है। और जल्दी मिलते हैं अपने नए सेशन के साथ, जो कि नाउन पे ही बेस्ड होगा। धन्यवाद।